दोस्तों, इंडिया में आप कहीं भी चले जाइए, सिर्फ तीन चीजों पर वहां पर बात हो रही होती है, बॉलीवुड, क्रिकेट या पॉलिटिक्स। जी हां दोस्तों, ये तीन चीजें इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। तो आज हम लोगों ने इन्हीं में से एक टॉपिक चुना है। आज का हमारा टॉपिक है बॉलीवुड। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड के बारे में जब आप लोग टेलीविजन पर देखते हैं तो आपको आज के समय में बहुत सारी नेगेटिव चीजें सुनने को मिल रही हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने वेल रिसर्च करके उन चीजों के बारे में आपको बताने का प्रयास किया है। इस वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आज हम लोग बताने जा रहे हैं बॉलीवुड किस तरह से नेगेटिव वे में जा रहा है, बॉलीवुड और ड्रग्स का कनेक्शन क्या है, बॉलीवुड और आईएसआई का कनेक्शन क्या है, बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन क्या है दोस्तों, और किन लोगों के कारण और किन कारणों से बॉलीवुड राजा हरिश्चंद्र जैसी फिल्में बनाने से लेकर आज इस हालत में आ गया है कि बॉलीवुड को नफरत की नजर से देखा जाने लगा है। तो बिना कोई समय वेस्ट किए मैं आज का वीडियो शुरू करता हूं। मेरा नाम है शुभम वर्मा और आपका स्वागत है हिस्ट्री ऑफ थिंग्स में। हिस्ट्री ऑफ थिंग्स में आज हम लोग बॉलीवुड पर दोस्तों बात करने वाले हैं। बॉलीवुड पर बात करने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक रिसर्च के विषय में बताना चाहता हूं दोस्तों। इस रिसर्च को किया है धीरज शर्मा जी ने, जो आईआईएम बेंगलोर के प्रोफेसर हैं। जी हां दोस्तों, आईआईएम बेंगलोर इंडिया का मैनेजमेंट का सबसे बड़ा कॉलेज माना जाता है। उसके एक प्रोफेसर जब बजरंगी भाईजान फिल्म देख रहे थे तो बजरंगी भाईजान फिल्म देखते समय उनको लगा कि इसके अंदर ऐसा बताया गया है कि पाकिस्तानी लोग बहुत अच्छे होते हैं, और बजरंगी भाईजान का जो एक्टर ने प्ले किया है रोल, उस रोल के अंदर हिंदुओं को नेगेटिव टाइपकास्ट किया गया है। इसके साथ साथ बहुत सारे फिल्म के अंदर वैसे कैरेक्टर हैं जिसमें हिंदुओं को तथा भारतीयों को दब्बू और अजीब सा बताया गया है और पाकिस्तानियों को अच्छा दिखाया गया है। तो उसी समय जब उन्होंने अपने मित्रों से बात की तो धीरज शर्मा जी के बहुत सारे मित्रों ने ऐसा कहा कि बॉलीवुड एंटी हिंदू है, बॉलीवुड हिंदुओं के खिलाफ गलत दिखाता है, और इस तरह की कई सारी बातें हुई। लेकिन धीरज शर्मा चूंकि एक प्रोफेसर थे और वो भी आईआईएम बेंगलोर के प्रोफेसर थे, तो उन्होंने कहा इस तरह से कोई बात नहीं कही जा सकती, मुझे एक रिसर्च करना चाहिए। वेल रिसर्च करके सर्च कर कर मैं ये पता लगाऊंगा कि क्या सच में बॉलीवुड के अंदर कोई बायस है। तो दोस्तों अगले 2 मिनट में मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने अपने रिसर्च के क्या रिजल्ट्स प्राप्त किए। तो दोस्तों इनका रिसर्च पहले मैं थोड़ा सा समझा देना चाहता हूं। 50 फिल्में पर डिकेड इन्होंने रिसर्च के लिए ली, 1960 से लेकर 2010 तक। जी हां दोस्तों, ये 50 साल होते हैं, 1960 से 2010 तक। इसके अंदर पर डिकेड 50 फिल्मों को इन्होंने रिसर्च के अंदर लिया। अब रिसर्च के अंदर इन्होंने पूरी फिल्में देखी और उसके अंदर किस तरह का डिपिक्शन हिंदुओं का किया गया है, मुस्लिम्स का किया गया है, कास्ट बेस्ड किया गया है, इसके ऊपर ये पूरी रिसर्च की गई। इसके रिजल्ट्स बहुत ही शॉकिंग आए दोस्तों। मैं आपको कुछ रिजल्ट्स को बुलेट पॉइंट्स के फॉर्म में बताना चाहूंगा। 58% जो करप्ट पॉलिटिशियंस थे दोस्तों उन फिल्मों के अंदर, वो हिंदू ब्राह्मण थे। तो हिंदू ब्राह्मणों को 58% करप्ट पॉलिटिशियन बताया गया। 62% करप्ट बिजनेसमैन जो थे उनको वैश्य दर्शाया गया है फिल्मों के अंदर। जो वैश्य जाति के लोग होते हैं वो करप्ट बिजनेसमैन होते हैं, इस तरह का एक डिपिक्शन उन फिल्मों में है। उसके बाद 74% जो सिख थे उनको हंसी मजाक का पात्र बताया गया है कि इनके ऊपर लोग हंसते हैं, तो 74% सिखों को इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। इसके अलावा दोस्तों एक और शॉकिंग चीज उसके अंदर उन्होंने पाई कि 84% जी 84% मुस्लिम्स को उन फिल्मों के अंदर स्ट्रांगली रिलीजियस और ऑनेस्ट बताया गया, इवन व्हेन दे आर शोन इन द फिल्म एज एंगेज्ड इन क्राइम। यदि वो क्राइम भी कर रहे हैं तो वो 5 वक्त के नमाजी हैं और बहुत ही ईमानदार हैं और हीरो की मदद करते हैं। इस तरह का 84% फिल्मों के अंदर मुस्लिम्स का डिपिक्शन बताया गया। इन एडिशन इसके अलावा उन्होंने एक चीज और एग्जामिन्ड की, 20 बॉलीवुड फिल्में जिनके अंदर पाकिस्तान दिखाया गया है, उसके अंदर क्या था दोस्तों। तो उसमें से 18 फिल्मों के अंदर पाकिस्तानीज वर प्रोजेक्टेड एज वेलकमिंग, कर्टियस, ओपन माइंडेड एंड करेजियस। जी हां दोस्तों, पाकिस्तानियों की इमेज बहुत अच्छी बताई गई, बहुत ही वेलकमिंग होते हैं, कर्टियस होते हैं, ओपन माइंडेड होते हैं, करेजियस होते हैं, इस तरह की। और उसी समय उन्हीं फिल्मों के अंदर भारतीयों की इमेज किस तरह की बताई गई दोस्तों। भारतीय नैरो माइंडेड होते हैं, अनवेलकमिंग होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं। और इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को भी दोस्तों इनडिसिसिव बताया गया और करप्ट बताया गया। तो इस तरह का डिपिक्शन भारत का था उन फिल्मों में, और पाकिस्तान का डिपिक्शन वहीं बहुत ही अच्छा था। तो इस तरह का एक पूरा का पूरा रिसर्च किया गया। उस रिसर्च के अंदर ये सारे के सारे आंकड़े आए दोस्तों। उसके बाद इन लोगों को लगा कि इन आंकड़ों से क्या होता है, हो सकता है ये वैसे ही हो गया हो, इसका कोई जनता पर प्रभाव नहीं पड़ता हो। तो इसके बाद इन लोगों ने 150 स्कूलों के छात्रों को वो फिल्में दिखाई
ताकि इससे ये पता चले कि जब वो फिल्में छात्रों को दिखाई जाती हैं तो उससे उनका माइंडसेट चेंज होता है या नहीं होता है। तो जब 150 स्कूलों के छात्रों को ये फिल्में दिखाई गई तो इसका रिजल्ट और भी ज्यादा शॉकिंग आया दोस्तों। 94% बच्चों ने उन फिल्मों को देखकर उनको सच समझा और उन्हें लगा हाँ हाँ ऐसा ही होता होगा समाज में। तो सोचिए 94% बच्चे आपके देश के उन फिल्मों को देखकर ये सोचने लगे कि ब्राह्मण जो हैं वो करप्ट पॉलिटिशियन होते हैं, करप्ट बिजनेसमैन होते हैं, वैश्य, और इसी तरह से सिख जो होते हैं 74% लोगों ने जैसा कि बोला था कि वो लाफेबल होते हैं, उनके ऊपर हंसा जाता है। तो इस तरह की चीज़ें 84% जो मुस्लिम्स का डिपिक्शन था कि वो लोग तो बहुत ही अच्छे और ऑनेस्ट होते हैं, यदि वो क्राइम करते हैं तो भी बहुत ऑनेस्ट होते हैं, पाकिस्तानी बहुत अच्छे होते हैं, इंडिया के लोग करप्ट और नैरो माइंडेड होते हैं। इस तरह का डिपिक्शन बच्चों ने उनके रिसर्च के सर्वे में बताया कि हाँ हमको ऐसा लगता है, ऐसा सच होगा। तो इससे उन लोगों ने यह निष्कर्ष निकाला कि फिल्में इस तरह का एक माइंडसेट भारतीयों के मन में भरती जा रही हैं, जिससे भारत के ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े लोग और यंगर जनरेशन जो अब हो गई है वो सभी के सभी अपने ही लोगों से नफरत करने लगे हैं, अपने ही कल्चर से नफरत करने लगेंगे आगे जाकर, और आगे जाकर वो लोग इंडिया के बारे में भी उस तरह की चीजें सोचने लगेंगे यदि वो इन फिल्मों को देखेंगे तो इस तरह का एक रिसर्च दोस्तों धीरज शर्मा IIM बेंगलोर ने किया था। उसके बाद दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग चीज उसके अंदर उनके रिसर्च के अंदर पाई गई। उस रिसर्च के अंदर यह पाया गया कि 1970 के बाद से ये चीजें फिल्मों में बढ़ी हैं। 1970 के पहले ये चीजें कम थी, 70 के बाद से बढ़ती चली गई, और ये स्टीरियोटिपिकलिटी जो है वो लास्ट और करंट डिकेड में बहुत ज्यादा बढ़ी है। मतलब पिछले 10 से 20 सालों के अंदर दोस्तों बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर ये चीजें बढ़ती गई हैं, जिसमें हिंदुओं को बुरे वे में दर्शाया गया है, पाकिस्तान को अच्छे वे में दर्शाया गया है, और बहुत सारी इस तरह की चीजें बॉलीवुड के अंदर हो रही हैं। ऐसा उस रिसर्च में धीरज शर्मा जी ने IIM बेंगलोर के में बताया। यदि आप इस रिसर्च को गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी हम दूसरी चीज के बारे में बात करने वाले हैं कि इस रिसर्च में ये जो शॉकिंग रिजल्ट्स आए, बॉलीवुड ऐसा कैसे बना। जी हाँ दोस्तों, वो बॉलीवुड जो हमारे देश के अंदर है उसके अंदर इस तरह की चीजें जहां पर 79 to 80% हिंदूज हैं उनके अगेंस्ट में कैसे आ रही हैं। तो इसके बारे में जब हम लोगों ने दोस्तों रिसर्च किया तो बहुत ही शॉकिंग चीजें हम लोगों को मिली। तो आगे का रिसर्च मैं आपको बताना चाहूंगा अगले 5 मिनट के अंदर दोस्तों। तो आगे के रिसर्च के बारे में बताने से पहले अगले 1 मिनट के अंदर मैं बॉलीवुड का एक शॉर्ट में इतिहास बता देता हूं दोस्तों। 1913 के अंदर सबसे पहली फिल्म जो मूक फिल्म थी, राजा हरीशचंद्र साइलेंट मूवी बनी। राजा हरीशचंद्र को दादा साहब फाल्के ने बनाया था। और अब आप सोचिए, भारत की पहली फिल्म जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री शुरू हो रही है उसके अंदर जो बनाई जा रही है उसका सब्जेक्ट दादा साहब फाल्के चुनते हैं राजा हरीशचंद्र। वो राजा हरीशचंद्र जिन्होंने धर्म के लिए और सत्य के लिए अपना परिवार त्याग दिया, धन त्याग दिया, राजपाट त्याग दिया और सब कुछ त्याग दिया। ऐसे व्यक्ति को एक सब्जेक्ट के तौर पे क्यों चुना जाता है? क्योंकि उस समय की फिल्म इंडस्ट्री की सोच थी कि समाज के अंदर इस तरह के आदर्श प्रस्तुत किए जाएं कि समाज उनके रास्ते पर चले और समाज धर्म और सत्य के रास्ते पर चले। तो यहां से फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत होती है दोस्तों 1913 में। उसके बाद धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री आगे बढ़ती जाती है। हम जानते हैं उस समय देश आज़ाद नहीं हुआ था दोस्तों। उस समय के बारे में दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जब उस समय फिल्में भारत के अंदर बन रही थी आज़ादी के पहले, तो उसमें फिल्म बनाने के 3 बड़े सेंटर्स हुआ करते थे। एक था महाराष्ट्र का हमारा बॉम्बे, दूसरा लाहौर पाकिस्तान में जो अभी है, और तीसरा था बंगाल कोलकाता। तो दोस्तों इस तरह से 3 भागों में वहां पर फिल्में भारत में बनना शुरू हुई थी और इंडस्ट्री पनप रही थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1947 में ब्रिटिशर्स के कारण भारत के 3 टुकड़े हो गए, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान और इंडिया। तो दोस्तों उस समय इंडिया से, चूंकि बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान के रूप में जो अलग हुआ था, वहां से भी फिल्म इंडस्ट्री चल रही थी, तो वो बहुत सारी वहां पर बढ़ गई। लाहौर पूरी तरह से पाकिस्तान में चला गया था, तो वहां पर बढ़ गए। तो उस समय दोस्तों लाहौर से और बंगाल से बहुत सारे लोग मुंबई आ गए, महाराष्ट्र के अंदर बॉलीवुड के अंदर आ गए। उन लोगों के रिश्तेदार लेकिन पाकिस्तान ईस्ट में और पाकिस्तान वेस्ट में ही रहते थे, वो लोग आकर फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बन गए और बहुत सारी छोटी छोटी गतिविधियों में वो शामिल हो गए। तो इसका रिलेशन बाद में क्या होगा मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। अभी इतना समझ लीजिए कि लाहौर इंडस्ट्री हमसे अलग हो गई, बंगाल इंडस्ट्री अलग हो गई, बची अब मुंबई फिल्म इंडस्ट्री, जिसको आज हम बॉलीवुड कहते हैं। आज़ाद हो गया देश। आज़ादी के बाद काफ़ी सारे लोग चूंकि ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से आए थे, तो उर्दू का इन्फ्लुएंस वहाँ पर थोड़ा सा बढ़ता चला गया।
बहुत सारे ऐसे कलाकार आए जिन्होंने अपने नाम आकर मुस्लिम से हिंदू रख लिए, जैसे कि दिलीप कुमार थे, उनका असली नाम यूसुफ खान था, लेकिन उनको लगा क्योंकि हिंदू मुस्लिम टेंशन हुआ है इतना बड़ा बॉर्डर पर 47 के अंदर, तो अपना नाम हिंदू रख लेना चाहिए, तो यूसुफ खान दिलीप कुमार बन गए। इस तरह से कई सारे लोग बने। लेकिन उस समय दोस्तों हिंदू मुस्लिमों के बीच में बहुत ज़्यादा भेदभाव इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर नहीं था। उसके बाद धीरे धीरे बॉलीवुड बढ़ता चला गया, बॉलीवुड में फिल्में बनी, कुछ इस तरह की फिल्में भी थीं जिससे देश को प्रेरणा मिल सके, कुछ इस तरह के गीत भी लिखे गए जो देशभक्ति के थे, कुछ इंस्पिरेशनल फिल्म्स भी बनी। उसी समय देश में क्या चल रहा था दोस्तों, ये बताना ज़रूरी है। 1948 के अंदर पाकिस्तान ने कश्मीर के ऊपर हमला किया था। कश्मीर को बचाने के लिए जब इंडिया आगे आया तो पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। ऐसे कई बार कश्मीर के ऊपर अटैक करने की पाकिस्तान ने कोशिश की, बट हर बार हारा। उसके बाद 1965 में एक वॉर और होती है जो दोस्तों पाकिस्तान से, जिसमें पाकिस्तान को फिर मुंह की खानी पड़ती है। तो जब पाकिस्तान दूसरी बार बुरी तरह से इंडिया से हार जाता है, उस समय पाकिस्तान डिसाइड करता है कि इंडिया से अब हम सीधी लड़ाई नहीं लड़ सकते। उस समय की एक बात दोस्तों आपको बताना चाहूंगा जो इंटरेस्टिंग है। 1965 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर स्पीच में जुल्फिकार अली भुट्टो, जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, उन्होंने बयान दिया था कि हम लोग 1000 ईयर की वॉर अगेंस्ट इंडिया डिक्लेयर करते हैं। दोस्तों सोचिए, यूएनएससी के अंदर एक प्राइम मिनिस्टर खड़ा होकर यह बोल रहा है कि वी आर डिक्लेयरिंग ए 1000 ईयर्स वॉर्स अगेंस्ट इंडिया। और पाकिस्तान के अंदर जुल्फिकार अली भुट्टो और जनरल जिया उल हक ने मिलकर एक मसौदा तैयार किया कि किस तरह से इंडिया से आगे की वॉर लड़नी है। तो दोस्तों उस समय इन लोगों ने एक 1000 ईयर्स वॉर के लिए ब्लीड इंडिया थ्रू ए 1000 कट्स डॉक्ट्रिन की रचना की। जी हाँ दोस्तों, ब्लीड इंडिया बाय ए 1000 कट्स। तो ब्लीड इंडिया थ्रू ए 1000 कट्स असल में क्या था उसके बारे में संक्षेप में आपको अगले 30 सेकंड में बताता हूं। ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स का मीनिंग था कि किसी भी देश को यदि आप सीधी लड़ाई में नहीं जीत सकते तो उस देश के अंदर कई सारी छोटी छोटी लड़ाइयां लड़ो और उन छोटी छोटी लड़ाइयों से उस देश को इतना कमजोर कर दो कि आप उससे बाद में जीत जाओ। तो इसके अंदर कौन कौन से प्रिंसिपल्स इन लोगों ने लागू किए दोस्तों। नंबर 1, फेक इंडियन करेंसी नोट रैकेट। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी मोदी सरकार ने जब डिमोनेटाइजेशन किया था तो इसके ऊपर सबसे बड़ा हमला हुआ था। फेक इंडियन नोट्स उन लोगों ने वहां पर चलाने शुरू कर दिए थे। इंडिया का 500 का नोट है, पाकिस्तान ने वैसे के वैसे ही चला दिया जिससे हमारी इकोनॉमी डाउन हो जाए। नंबर 2, मिलिटेंसी और इंसर्जेंसी। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की सेना सीधे इंडिया पर अटैक नहीं कर सकती थी, तो आतंकवादी घुसाओ, आतंकवादियों के भेष में सेना को घुसाओ। यदि वो पकड़ा जाएं तो उसके बाद ये बोल दो कि ये तो आतंकवादी हैं, इनका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। इस तरह की चीजें कश्मीर के अंदर इन लोगों ने करना शुरू की। ड्रग्स को इंडिया के अंदर पहुंचाया गया बहुत ज्यादा, पंजाब रूट से, पाकिस्तान रूट से। पंजाब के अंदर ड्रग्स को बहुत ज्यादा फैलाया गया। उसका कारण था कि पंजाबी जो थे बहुत बहादुर, बहुत देशभक्त होते थे, तो सिखों को सबसे ज्यादा ड्रग्स के नशे में डुबो दो ताकि भारत की सेना कमजोर हो जाए। और उसमें खालिस्तान मूवमेंट के अंदर भी बहुत सारा आईएसआई का फंड हुआ था, हम जानते हैं। इसी तरह से अगला जो उन्होंने किया, करप्ट द माइंड ऑफ यूथ बाय पॉर्न इंडस्ट्री, अश्लील साहित्य, अश्लील सामग्री, इस तरह की बहुत सारी चीज़ों को इंडिया में फैला दो ताकि यूथ जो है प्रेम और इन सब चीज़ों के अंदर पड़ जाए और इससे वो कमज़ोर हो जाए। अगली चीज दोस्तों थी ब्रेन वॉश बाय मीडिया, एकेडमिक्स एंड बॉलीवुड। जैसा कि हम सभी जानते हैं एकेडमिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ भी नेगेटिविटी आ गई है। एंटी हिंदू, एंटी इंडियन कल्चर बहुत ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है। तो उस समय दोस्तों इन्होंने क्या किया, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर के बहुत सारे लड़कों को जेएनयू में, डीयू में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में और इन सभी कॉलेजेस के अंदर, हैदराबाद यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भेज दिया पढ़ने के लिए। अब इंडिया चूंकि कश्मीर को अपना पार्ट मानता था तो इंडिया किसी भी कश्मीरी को भारत में पढ़ने से नहीं रोक सकता था। तो एक तो भारत के पास कश्मीर था, एक पाकिस्तान के पास था। तो पीओके के अंदर आईएसआई के कुछ एजेंट्स को उन लोगों ने बैठाया और वहां से यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ने भेज दिया। तो उन लोगों ने यूनिवर्सिटीज के अंदर से पीएचडी कर प्रोफेसरशिप प्राप्त कर ली और बहुत सारा एक बड़ा नेक्सस एकेडमिक्स के अंदर उन्होंने बना दिया, जिसके कारण आज हम लोग देखते हैं कि याकूब मेनन की फांसी पर विरोध होता है, अफजल गुरु की फांसी पर विरोध होता है। कोई भी टेररिस्ट के ऊपर जब इंडिया अटैक करता है तो हमारी यूनिवर्सिटीज के बहुत सारे स्टूडेंट्स खड़े हो जाते हैं। तो ये सारा का सारा नेक्सस आईएसआई ने बनाया, जिसमें कुछ लोग जो उनके थे उन लोगों ने बाकी लोगों को पैसा देकर खरीद लिया और उसके बाद वो नेक्सस बनता चला गया एकेडमिक्स में। इसी तरह से दोस्तों मीडिया के अंदर भी इन लोगों ने बहुत से लोगों को अपने घुसाया, अंदर इतना ज़्यादा पैसा फ्लो किया कि बहुत ज़्यादा मीडिया के मालिकाना हक भी इनके पास आ गए। तो उसके कारण बहुत सारे मीडिया हाउसेस भी एंटी इंडिया और एंटी हिंदू रिपोर्टिंग करने लगे। तो इस तरह से मीडिया के अंदर भी इन्होंने कब्जा किया। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो है बॉलीवुड।
तो अब हम बात करते हैं दोस्तों बॉलीवुड के अंदर इन्होंने क्या किया। बॉलीवुड के अंदर जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि 3 फिल्म इंडस्ट्री थी, एक बंगाल के अंदर, एक लाहौर के अंदर, एक मुंबई के अंदर। फिर मुंबई जब देश आज़ाद हुआ था तो उसके बाद वहाँ के लोग भी यहाँ आ गए थे, उनके रिलेटिव्स वहाँ पर थे, तो उनमें से कई सारे लोगों को पाकिस्तान के आईएसआई ने अपना मोहरा बनाया और फिल्म इंडस्ट्री के अंदर घुसाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे दोस्तों या पैसे के लालच से या जान के डर से उन लोगों के ऊपर आईएसआई ने अपना हाथ रखा और मुंबई के अंदर धीरे धीरे उन लोगों ने उन लोगों को फंड करना शुरू किया जो अंडरवर्ल्ड के नाम पर छोटे छोटे से गुंडे थे, लेकिन छोटे छोटे से गुंडों को स्मगलिंग करवाई गई, छोटे छोटे से गुंडों को हथियार सप्लाई किए गए, पैसा सप्लाई किया गया और इस तरह से पूरे बॉलीवुड पर और पूरे मुंबई के अंदर इन लोगों ने अपना एक बहुत बड़ा मायाजाल फैला दिया। अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड के कनेक्शन पर मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूंगा दोस्तों। एक हाजी मस्तान करके मुंबई के अंदर डॉन थे, उन्होंने एक हीरोइन जो थी सोना, उनसे शादी की थी। सोना मधुबाला की तरह लगती थी, हाजी मस्तान मधुबाला के फैन थे तो उन्होंने सोना से शादी कर ली थी। तो इस तरह से एक कनेक्शन वहां से शुरू होता है। अबू सलेम और मोनिका बेदी को हम सभी जानते हैं कि मोनिका बेदी ने अबू सलेम से शादी की थी, उसके बाद अबू सलेम जेल चले गए थे और अभी वो सारा का सारा चल रहा है। इनके ऊपर मूवी भी बनी थी गैंगस्टर नाम की। इसके बाद दोस्तों और मैं एग्जांपल्स दूं तो ममता कुलकर्णी जो कि बहुत ही फेमस हीरोइन होती जा रही थी, उन्होंने एक अंडरवर्ल्ड के गैंगस्टर विक्रम गोस्वामी के साथ शादी कर ली थी और केन्या के अंदर ड्रग स्मगलिंग के केस में वो लोग पकड़े गए और उसके बाद जेल गए। इसके बाद कुछ और एग्जांपल्स मैं देना चाहूंगा दोस्तों। दाऊद इब्राहिम, जी हां दोस्तों, दाऊद इब्राहिम का एक ब्यूटी कंटेस्टेंट थी जिनका नाम था अनीता अयूब। अनीता अयूब के साथ उनकी बहुत ज़्यादा क्लोजनेस थी। उस अनीता अयूब के कारण एक बॉलीवुड के प्रोड्यूसर थे दोस्तों जिनका नाम था जावेद सिद्दीकी। जी हाँ दोस्तों, जावेद सिद्दीकी मुस्लिम है। उसके बाद भी उन्होंने जब अनीता अयूब को अपनी फिल्म में कास्ट करने से मना कर दिया तो शार्प शूटर्स ने 95 के अंदर दाऊद के ने उनको गोली मार दी। इसके बाद की कुछ और घटनाएं मैं बताना चाहूंगा। मंदाकिनी जो कि बहुत फेमस हीरोइन थी, उनसे दाऊद इब्राहिम की शादी हो जाती है, डी कंपनी के दाऊद इब्राहिम की, और उसके बाद उनको दाऊद के इन्फ्लुएंस से कुछ फिल्में भी मिलती हैं। तो इस तरह से दाऊद का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे बॉलीवुड के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ता चला गया। अब हम बात करते हैं दोस्तों एक और इंसिडेंट की जिसने बॉलीवुड को हिला दिया था। जी हां दोस्तों, गुलशन कुमार की हत्या 97 के अंदर ये हुई थी। टी सीरीज के वो मालिक थे और 90s के जो किड्स हैं वो सभी ये जानते होंगे कि जितने भी वैष्णो देवी के गाने, शंकर भगवान के गाने और भजन हुआ करते थे उस समय, वो टी सीरीज से निकला करते थे। अनुराधा पौडवाल, सोनू निगम जैसे लोग उन गानों को कई बार गाया करते थे और भारत के अंदर बहुत ज्यादा भजन और हिंदू धर्म और आस्था की चीजों को टी सीरीज प्रमोट किया करता था। उस समय दोस्तों टी सीरीज के मालिक से फिरौती मांगी गई। वो फिरौती ना देने के कारण गुलशन कुमार की सरेआम मंदिर जाते समय हत्या कर दी गई, गोलियों से उनको भून दिया गया। इसके अंदर अबू सलेम और दाऊद इब्राहिम गैंग का ही हाथ बताया जाता है दोस्तों। तो एक व्यक्ति जो हिंदू धर्म को बॉलीवुड के अंदर थोड़ा बहुत भजन वगैरह को प्रमोट कर रहा था, उसकी खुलेआम हत्या करके सिग्नल दिया गया कि हमारी बातों पर यदि आप नहीं चलोगे, हमारे बताए हुए रास्ते पर नहीं चलोगे तो आपके साथ ये होगा। इसके बाद दोस्तों इसी तरह का एक उदाहरण मैं आपको बाद में बताना चाहूंगा। राकेश रोशन जो कि हैं, राकेश रोशन भी आईएसआई के कनेक्शन में ज़्यादा नहीं थे। कहो ना प्यार है बहुत ही ज़्यादा हिट हुई थी 2000 के अंदर। कहो ना प्यार है के बदले में अली बाबा बुदेश ने इनसे फिरौती मांगी। जब राकेश रोशन ने फिरौती नहीं दी तो राकेश रोशन के ऊपर गोलियां चलाई गई, उनके कंधे में और सीने में गोली लगी, वो हॉस्पिटल में गए और उसके बाद फॉर्चुनेटली वो बच गए, लेकिन उनके ऊपर भी गोली चलने का ये इंसिडेंट हुआ था दोस्तों। तो इस तरह से धीरे धीरे बॉलीवुड के अंदर एक्सटॉर्शन के बारे में यदि मैं बात करूं तो मुकेश भट्ट ने इस बारे में बात की है, बोनी कपूर ने की है, राकेश रोशन ने की है कि इनको बहुत बार पैसे मांगने के लिए फोन्स आए हैं। 93 का केस दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जब 93 में बम ब्लास्ट हुए थे उसमें दाऊद इब्राहिम का एक बहुत बड़ा हाथ था और उन बम ब्लास्ट के समय दोस्तों संजय दत्त जो थे बॉलीवुड के एक फिल्म एक्टर, संजय दत्त के पास से भी कुछ ड्रग्स भी मौजूद मिले थे, उसके अलावा हथियार मिले थे जिसके कारण उनके ऊपर टाडा का केस लगा था। तो संजय दत्त का भी उस समय दोस्तों दाऊद कनेक्शन नजर आता है। तो इस तरह से बहुत सारे फिल्म एक्टर्स दोस्तों दाऊद और छोटा शकील के चक्कर में थे। हम सलमान खान का फोटो भी दाऊद इब्राहिम के साथ आज नजर आता है, अनिल कपूर का फोटो दाऊद इब्राहिम के साथ नजर आता है, हाजी मस्तान के साथ सुनील दत्त का फोटो नजर आता है। तो कई सारे बॉलीवुड के कलाकार इन लोगों के साथ नजर आते हैं। उसमें कई लोग तो यह कहते हैं कि यदि हम उनकी पार्टियों में नहीं जाएं तो वो हमें गोली मार देंगे। कई लोग उनके इन्फ्लुएंस से, उनकी दोस्ती कर कर भी उनकी पार्टियों में जाते हैं, जिसका फ़ायदा वो बॉलीवुड में उठाते हैं। और बॉलीवुड में जो एक्टर्स इनसे जुड़े रहते हैं उन लोगों को बहुत फ़ायदा मिलता है और जो नहीं जुड़े रहते उनका दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत जैसा हाल होता है।
एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा, लगान नाम की एक फिल्म आई थी आमिर खान की, उसी समय गदर नाम की एक फिल्म आई थी। गदर में पाकिस्तान को एक अपोजिट वे में डिपिक्ट किया गया था। गदर लगान से भी बहुत ज़्यादा चली थी, गदर ने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया था, लेकिन फिल्म फेयर अवार्ड्स के अंदर दोस्तों सारे के सारे अवार्ड्स लगान को दिए गए और लगान को उस समय ऑस्कर के लिए भेज दिया गया और सनी देओल की गदर किनारे कर दी गई। इस तरह से दोस्तों सिर्फ एक बार नहीं हुआ है, कई सारी फिल्में जो देश के ऊपर बनती हैं, देशभक्ति के ऊपर बनती हैं, वो फ्लॉप हो जाती हैं। कई सारी फिल्में पाकिस्तान की साइट्स पहले से ही पायरेटेड कर देती हैं। कई सारी साइट्स हैं पाकिस्तान की जिनको इंटेलिजेंस ब्यूरो तक ने बोला था कि इन पर आपको यूज़ नहीं करना चाहिए, जैसे कि songs.pk साइट पर इंडिया के बॉलीवुड के बहुत सारे गाने फ्री में डल जाते थे ताकि बॉलीवुड उससे पैसा ना कमा सके। तो ऐसे कई सारे दोस्तों काम हुए हैं जिससे बॉलीवुड का सीधे सीधे आईएसआई से कनेक्शन नजर आता है और आईएसआई किस तरह से अपनी चीज़ों को वहाँ पर प्रमोट कर रही है। पहले मैंने आपको एक रिसर्च में भी बताया था जब ये वीडियो शुरू किया था कि कैसे हिंदुओं को रॉन्गली डिपिक्ट किया गया, उसके बाद कैसे धीरे धीरे बॉलीवुड के अंदर ये सारा अंडरवर्ल्ड नेक्सस बढ़ा, उसके बाद इसी नेक्सस के थ्रू दोस्तों ड्रग्स वगैरह भी बॉलीवुड के अंदर सप्लाई करवाई गई। तो दोस्तों बॉलीवुड में जैसे ही कोई व्यक्ति थोड़ा सा अमीर बनता है, कोई नया एक्टर आता है, उसको ड्रग्स सप्लाई की जाती है डिप्रेशन एंटीडोट के लिए। ये अंडरवर्ल्ड के लोगों के उसे फ़ोन आते हैं इस डिप्रेशन को दूर करने के लिए, लोग उसको बोलते हैं ड्रग्स लो। तो इस तरह से धीरे धीरे ड्रग्स कार्टेल का एक बहुत बड़ा नेक्सस बन जाता है और उस नेक्सस को धीरे धीरे पाकिस्तान आईएसआई कंट्रोल करने लगता है। जो इस तरह से डर का माहौल बना के, अंडरवर्ल्ड का माहौल बना के, ड्रग्स का माहौल बना के बॉलीवुड को कंट्रोल किया जाता है। और जो बॉलीवुड दोस्तों राजा हरीश चंद्र से शुरू हुआ था, जिसका मूल उद्देश्य समाज में धर्म और सत्य को फैलाना था, वो आज पॉर्न इंडस्ट्री दिखा रहा है, सेक्सुअल फिल्में दिखा रहा है, गाली बकने वाली फिल्में दिखा रहा है, इंडियन कल्चर को रॉन्गली डिपिक्ट कर रहा है, आतंकवादियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। दाऊद इब्राहिम के ऊपर यदि आप फिल्में देखेंगे, वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई या फिर पार्ट 2 या फिर उसी तरह से एक गुजरात के डॉन के ऊपर शाहरुख खान की जो फिल्म आई थी, इन सभी फिल्मों में देखकर आपको डॉन के प्रति सिंपैथी आएगी और आप कोशिश करेंगे कि आप वो डॉन बने, आप वो आतंकवादी बने। तो इस तरह से बॉलीवुड के अंदर फिल्में बनाई जा रही हैं। पाकिस्तान को बहुत अच्छा डिपिक्ट किया जा रहा है। धीरे धीरे हिंदी को गायब करते करते वहाँ पर पर्शियन, अरेबिक और उर्दू के वर्ड्स को डाला जा रहा है। गीतों में भी अभी तमल्लिमा और इस तरह के गाने इमरान हाशमी की फिल्मों में आपने देखे होंगे। तो ये सारी चीज़ें करी जा रही हैं। पाकिस्तान के बहुत सारे सिंगर्स को पाकिस्तान से बुलाकर बॉलीवुड में प्रमोट किया जा रहा है, जिसका विरोध अभिजीत जैसे कई सारे सिंगर खुले आम कर चुके हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें दोस्तों ना सिर्फ बॉलीवुड में हो रही हैं। आप यदि सोचते हैं कि ये सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित है, तो ऐसा नहीं है। बॉलीवुड को देखकर बहुत सारे बच्चे इंडिया के अंदर इन्फ्लुएंस होते हैं, वो अपनी भाषा छोड़ देते हैं, वो अपना कल्चर छोड़ देते हैं, वो संस्कृति छोड़ देते हैं, वो उनकी तरह रहने लगते हैं। लिव इन रिलेशनशिप की बहुत सारी चीज़ों को बॉलीवुड के अंदर प्रमोट किया जा रहा है। परिवार तोड़ने वाली बहुत सारी चीज़ों को बॉलीवुड के अंदर प्रमोट किया जा रहा है। ड्रग्स लेना, शराब पीना, सिगरेट पीने को फैशन की तरह पे प्रमोट किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइज्ड कल्चर को वहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों अपने आप नहीं हो रही हैं, ये सब चीज़ों के पीछे एक लॉबी है। और चूंकि हम सभी जानते हैं आज चाइना और पाकिस्तान ने हाथ मिला लिया है, तो चाइना का जो सबसे बड़ा एंगल है वो कम्युनिज्म है। तो कम्युनिस्ट लोग और साथ में जो पाकिस्तान के आईएसआई के एजेंट्स हैं, इन दोनों ने हाथ मिला लिया है और ये दोनों हाथ मिलाकर अपने एकेडमिशियंस के ज़रिए, अपने लेखकों के ज़रिए इस तरह की फिल्में लिखवा रहे हैं। और फिल्मों से भी आगे बढ़कर आजकल नेटफ्लिक्स, अमेजन पर ये लोग वेब शोज़ बना रहे हैं, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा वल्गैरिटी और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी इंडिया के खिलाफ दिखाई जा रही है। तो इस तरह की चीज़ें दोस्तों बॉलीवुड से निकलकर आज कॉलेजेस के अंदर पहुंच चुकी हैं। आईआईएम में, आईआईटीज़ में, जेएनयू में और बहुत बड़े इंस्टीट्यूशंस में, यहाँ तक के छोटे छोटे स्कूलों तक में जो माल है, ड्रग्स है, जो स्मैक है, ये सारे के सारे पाउडर्स पहुंच चुके हैं। हर गली मोहल्ले के अंदर आप लोग देखेंगे कि कोई ना कोई बच्चा आपको मिल जाएगा जो सिगरेट शराब तो पहले पीता ही था, आजकल ड्रग्स लेने लगा है, अफीम लेने लगा है। इसके कारण हत्याएं होने लगी हैं देश के अंदर। बहुत सारे लोग जो इसका पैसा नहीं चुका पाते, उनको पाकिस्तान की आईएसआई यूज़ करती है कुछ करप्शन करने के लिए या बम ब्लास्ट के लिए। बहुत सारे नक्सल गतिविधियों में भी इन लोगों का प्रयोग किया जाता है। अभी गोवा क्रॉनिकल की एक रिपोर्ट थी जिसके अंदर ये बताया गया था कि इंडिया के पॉलिटिशियंस को भी आईएसआई अपने ट्रैप में लेकर, पैसा लेकर कंट्रोल करता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इंडिया के अंदर चल रही हैं दोस्तों, और ये बहुत बड़ा एक खतरा है जो पूरे इंडिया के अंदर फैलता जा रहा है धीरे धीरे। तो सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, लोगों को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, बॉलीवुड को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यदि ये बढ़ता है तो ये सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं रहेगा, ये सारे भारत के यूथ तक पहुंच जाएगा। और जिस डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम लोग बात करते हैं कि हम यंगेस्ट कंट्री हैं, अंडर 30 हमारे यहाँ 70% लोग होने वाले हैं अगले 10 सालों में,
वो यंगेस्ट डेमोग्राफिक डिविडेंड आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगा, आपके देश के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। आपके देश के अंदर हर गली मोहल्ले के अंदर आपको ड्रग एडिक्ट लड़के मिलने लगेंगे। पंजाब के अंदर ये हाल बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ चुका है। वैसा हाल पूरे देश में ना हो तो इसे रोकने के लिए आपको कुछ करना चाहिए। आज मैं सरकार से और आप लोगों से अपील करता हूं कि इसे रोकने के लिए आप लोग आगे आएं, आप लोग इस तरह की चीज़ों को रोकें, इस तरह की चीज़ों का विरोध करें, तभी ये सारी की सारी चीज़ें रुक सकती हैं। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के और वीडियोज़ हम आपके लिए बना सकें। धन्यवाद।